नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग क्लास कर रहे थे इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमिक्स में आज जो हमारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे राजकोषीय और राजस्व नीति, यानी राजकोषीय नीति के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ राजस्व नीति। ये क्या होती है? इससे संबंधित कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? करंट अफ़ेयर्स में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक जो टॉपिक आपका दिया गया है, बजट के अवयव, यहाँ से भी सवाल देखेंगे, ठीक है? तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 के तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊँगा, वो सारे के सारे फैक्ट्स आपकी ज़ुबान पे होने चाहिए, ठीक है? शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, सबसे पहला कह रहा है कि मुझे बताओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से सही हैं? ये आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला कह रहा है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं, क्या ये बात सही है? ये वित्त मंत्री करते हैं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता, यहाँ तक तो बात सही है। आगे बढ़ो। और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट सही है। फिर सेकंड में कह रहा है कि जीएसटी परिषद कर दर में छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का देहली निर्धारण भी करेगी। ये भी बात सही है। फिर कह रहा है कि राज्य सरकारों के पास वैट, वीएटी की बात हो रही है, वैट यानी मूल्य संवर्धित कर, वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। वैट का विकल्प अब खत्म कर दिया गया है, ये गलत हो गया। तीसरा गलत है, एक और दो सही होगा। डी ऑप्शन, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। तो यहाँ पर केवल एक और दो सही होगा। अब यहाँ से दो तीन बातें समझते हैं। सबसे पहले केंद्रीय बजट के बारे में देखो, दो बातें। हम्म, सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। मैं चलता हूँ केंद्रीय बजट के पास। केंद्रीय बजट में आपसे अगर पूछे, मुझे बताओ, ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है इसे, सबको पता होगा, है ना? वार्षिक वित्तीय, इसे कहा जाता है विवरण। तो ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये कौन इसे रखता है सदन में? तो बताओगे, ये रखते हैं हमारे वित्त मंत्री जी, ठीक है? हमारे वित्त मंत्री जी रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? संसद में रखते हैं। और संसद में कहाँ पर रखते हैं? क्या लोकसभा में केवल या फिर राज्यसभा में? संसद में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों सदनों में रखा जाता है। दोनों सदनों में इसे रखा जाता है, ठीक है? ये स्टेटमेंट याद रखना, सवाल पूछा जाता है थोड़ा-सा बदल के, कुछ भी बदल देगा। तो केंद्रीय बजट, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, इसे वित्त मंत्री जी के द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। अब सवाल ये आता है कि किसकी पूर्व अनुमति से रखा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी, या हम कहें किसकी ओर से रखा जाता है, ऐसे समझ लो। किसकी ओर से रखा जाता है? ये प्रधानमंत्री की या फिर लोकसभा स्पीकर की ओर से या किसकी ओर से? तो आप बताओगे ये राष्ट्रपति की ओर से, प्रेसिडेंट की ओर से ये संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। किसके द्वारा? हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा। ये तो बात हो गई एक बात। एक आर्टिकल और है, इसे और याद कर लो, 113 क्लॉज़ 3, आर्टिकल 113 का क्लॉज़ 3। यहाँ पर साफ-साफ कहा गया है कि अगर किसी अनुदान की माँग करनी है, तो फिर आप राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर ही कर सकते हो। इसके अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, साफ-साफ लिखा है इसमें, क्या लिखा है? कि अनुदान किसी अनुदान की माँग, ये जो माँग है, ये किसकी सिफ़ारिश पर की जाएगी? किसकी सिफ़ारिश पर होगी? तो एक नाम याद रखो, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। सीधा सवाल पूछा जाएगा कि आर्टिकल 113 या फिर आर्टिकल पूछ लेगा, तो याद रखो, किसी अनुदान की माँग राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अर्थात भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की माँग नहीं की जा सकती है। ठीक है? आगे बढ़ें। यहाँ से बात बजट की हो रही है, तो 3-4 फैक्ट और जान लो आप। भारत में एक शब्द आपने सुना होगा, जेंडर बजटिंग। इस शब्द से आप परिचित होंगे, नहीं परिचित हैं तो 2 बातें 3 बातें यहाँ से याद कर लो, ये पूछी जाती हैं। जेंडर बजटिंग, इसकी शुरुआत एक तो आपसे पूछी जाएगी, जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब हुई है? तो आप बताओगे ये हुई है, जो हमारा केंद्रीय बजट आता है, केंद्रीय बजट 2005-6 से।
ये रटा होना चाहिए आपको ईयर। वित्त वर्ष 2005-6 से इसकी शुरुआत होती है। क्यों इसको शुरू किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? इसका सीधा-सा उद्देश्य है महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं को मुख्य धारा में लाना इसका उद्देश्य है। अर्थात ये जो बजट है, ये एक माध्यम होगा, काहे का माध्यम होगा? महिलाओं को महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का, ठीक है? महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का ये एक माध्यम होगा। तो जेंडर बजटिंग से कितनी बातें याद रखनी है? 2 बातें। इसका उद्देश्य, दूसरा ये इसकी शुरुआत कब से हुई है? केंद्रीय बजट 2005-6 से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? और आगे बढ़ो। क्वेश्चन में आपको जीएसटी के बारे में दिया था, तो जीएसटी के बारे में जो प्रारंभिक बातें हैं, उनको याद कर लो, या अगर याद है तो रिवीजन कर लो। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। जीएसटी बोले तो वस्तु एवं वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है? जितनी बातें लिख रहा हूँ सारी बातें याद होनी चाहिए। चलिए अब आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले मुझे बताओ, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में एक वर्ष है 2003। ये 2003 याद रखना। 2003 में क्या हुआ? 2003 में हुआ ये कि केंद्र के द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया। एक कार्यबल का गठन हुआ। ये गठन हुआ कार्यबल का, तो ये किससे संबंधित था? ये था जीएसटी से। अर्थात वस्तु एवं सेवा कर के लिए 2003 में केंद्र के द्वारा एक कार्यबल का गठन होता है, ठीक है? और उस समय इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इनका नाम था विजय एल केलकर। विजय एल केलकर को अध्यक्ष बनाया गया और इसी कार्यबल के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि जीएसटी होना चाहिए। अर्थात इसी कार्यबल के द्वारा जीएसटी को प्रस्तावित किया गया, ठीक है? प्रस्तावित किया गया। यहाँ तक बात समझ गए? तो ये तो बात हो गई कार्यबल की, ऊपर-ऊपर की बात। इसके बाद भारत में लगातार बजट पेश हो रहे थे। पहली बार जीएसटी का ज़िक्र किस बजट में आया? अब यहाँ से देखो, जीएसटी का ज़िक्र पहली बार, ठीक है? पहली बार कब आया? तो एक वित्त वर्ष है 2006, 2007, 2006 और 7, ये है वित्त वर्ष। कहते हैं कि इसी वित्त वर्ष में पहली बार इस बजट में जीएसटी का ज़िक्र किया गया था। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ज़िक्र तो किया गया, तो यहाँ पर जो हमारे वित्त मंत्री जी थे, वित्त मंत्री का नाम है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम। तो पी चिदम्बरम साहब ने एक घोषणा कर दी। चिदम्बरम साहब ने घोषणा ये इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2010 से हम जीएसटी को लागू कर देंगे। जीएसटी को लागू किया जाएगा। ठीक है? ये थोड़ा-सा इतिहास है, इसके बारे में थोड़ी-सी नज़र बना के रखना यहाँ तक। अब आ जाओ जीएसटी के बारे में, जब लागू हुआ है का थोड़ा-सा इतिहास जानते हैं। ये जो मैं बातें लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से चीज़ें अब आपको बिल्कुल ही याद रखनी है। तो देखो, अब आ जाओ जीएसटी के बारे में, ठीक है? जीएसटी के बारे में देख लो। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ये जो जीएसटी है पूरे देश में ये प्रभावी कब से हुआ? तो आप बताओगे पूरे देश में ये प्रभावी हुआ है 1 जुलाई से। बोले तो 2017, 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। ये जीएसटी जो है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कई सारे करों को इसने रिप्लेस किया है। रिप्लेस होने वाले टैक्स कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से करों को इसने रिप्लेस कर दिया है? तो जैसे मूल्य संवर्धित कर, मूल्य संवर्धित कर। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा, एक कर है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एडिशनल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ठीक है? और भी कई सारे। तो रिप्लेस होने वाले टैक्सेस कौन-कौन से हैं? पूरे देश में ये लागू कब से हुआ है? कैसा है? ये अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ तक तो आप बात समझ गए। थोड़ा-सा आगे बढ़ो। जीएसटी लाने के लिए क्या कोई संविधान संशोधन भी किया गया था? जवाब है हाँ। कौन-सा? आओ देखो इसके बारे में जान लो।
संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, केवल और केवल जीएसटी से संबंधित ही हम आज बात करेंगे, ठीक है? आज नहीं, मतलब अभी जो इस समय बात कर रहे हैं। तो जीएसटी में जब लाया गया था तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आया था? इसमें एक बात याद रखो, 101 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आया 2016 में। फिर से समझो, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ये संबंधित है जीएसटी से, ठीक है? तो इसी में जीएसटी का प्रावधान है, इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी का प्रावधान किया गया। अच्छा, ये अधिनियम तो बना, लेकिन उससे पहले बिल था ये। बिल के बाद में, जैसे मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था, कोई भी बिल आता है, वो एक्ट बनेगा, लेकिन उससे पहले कई चरणों से वो गुजरता है। जैसे लोकसभा में जाएगा, वहाँ पास होगा, फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, वहाँ जाएगा, पास होगा। ऐसे नहीं है कि पहले लोकसभा में ही जाएगा, पहले हो सकता है राज्यसभा में ही चला जाए, और इसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है? और जब ये भी सैंक्शन कर देंगे, अनुमति दे देंगे, तो फिर वो बन जाता है एक्ट। यहाँ तक बात समझ गए? तो ये जो 3 पार्ट हैं, ये जो 3 हैं, यही मिलके बना देते हैं संसद। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ये जो संविधान संशोधन अधिनियम 101वां है, 122वें संविधान संशोधन के रूप में इसे पेश किया गया था। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर आओ, ये कुछ मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नांकित में से कौन-सा शामिल नहीं है? तो उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर या फिर सेवा कर। इसमें शामिल नहीं है सीमा शुल्क। बी ऑप्शन को ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर आओ जरा। जीएसटी में एक जीएसटी परिषद भी है। इसके बारे में भी देख लो, चूँकि यहाँ से भी सवाल बड़े शानदार पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी परिषद की। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझा कर लूँ। जीएसटी परिषद, सबसे पहले मुझे इसका संविधान में अनुच्छेद बता दो, रट लो बिल्कुल, 279 ए। ये जीएसटी परिषद के बारे में है। जीएसटी परिषद में अध्यक्ष कौन होता है? पता है आपको? ये मैंने अभी बताया था, हमारे वित्त मंत्री जी होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, और भी कई सारे सदस्य होते हैं। तो ये जो जीएसटी परिषद है, ये किसके आदेश से गठित होता है? किसके आदेश द्वारा स्थापना होती है? तो आप बताओगे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति आदेश द्वारा या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना करता है, ठीक है? क्या आप बता सकते हो, ये जो परिषद है, इसका सचिवालय कहाँ पे है? आप बताओगे इसका सचिवालय है नई दिल्ली में, ठीक है? फिर मुझे बताओ, जीएसटी परिषद का सचिव कौन होता है? क्या पता है आपको? ये होते हैं हमारे केंद्रीय राजस्व सचिव। भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये हमारे केंद्रीय राजस्व सचिव होते हैं। तो ये तो बात हो गई जीएसटी परिषद की। लेकिन यहाँ से एक बात और समझने वाली है। समझने वाली ये है कि जीएसटी परिषद का, या हम कहें जीएसटी परिषद अपने आप में एक बॉडी है, ठीक? तो इस बॉडी में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? निर्णय कैसे लिए जाएँगे? तो निर्णय लेने के लिए ध्यान रखो, ये बहुमत से लिए जाते हैं। अब बहुमत मतलब क्या है? बहुमत कैसा बहुमत? किस आधार पर बहुमत होना चाहिए? कितना बहुमत होना चाहिए? तो ध्यान दो। ये जो निर्णय लिया जाएगा जीएसटी परिषद में, इसमें बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। बहुमत कैसा होगा? ये होगा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, ध्यान देना, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों का, भारित मतों का 3/4 बहुमत। इस बहुमत से निर्णय पारित होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 3/4, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो जाएगा। 25 तियां 75। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है इस प्रकार से। यहाँ परसेंटेज में लिख देगा कि जीएसटी परिषद के निर्णय किस बहुमत से लिए जाते हैं, तो आंसर ऑप्शन में होंगे 75%, 25%। कंफ्यूज मत हो जाना, 3/4 लिखे आ जाए या 75% लिखे आ जाए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा है सदस्यों के भारित मतों का, तो ये क्या है? आओ देखो,
यहाँ पर एक बात और समझते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक बात और समझते हैं। कौन-सी बात? देखो, यहाँ पर मुझे बताओ कि केंद्र के मतों का भार कितना होता है? और मुझे बताइए, चूँकि सदस्य तो केंद्र से भी होते हैं, राज्य से भी होते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ, समस्त राज्यों के मतों का भार क्या होता है? मतों का भार, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे केंद्र के मतों का भार क्या होगा, तो बताओगे कुल कुल मतों के 1/3 के बराबर, ठीक है? ये होगा केंद्र के मतों का भार। और अगर आपसे पूछ ले कि मुझे बताओ राज्य के मतों का भार क्या होगा, तो ये होगा कुल कुल मतों के 2/3 यानी कि 66% के बराबर, के बराबर। बस इतनी बातें याद रखो यहाँ से, ठीक है? बात समझ गए? अच्छा, एक बात और समझते हैं। जीएसटी परिषद की हम बात कर रहे हैं। एक बोर्ड है, आपने शायद इसका नाम सुना होगा। इस बोर्ड को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क बोर्ड। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के कोई ना कोई अध्यक्ष जरूर होंगे। बोल भाई, होते हैं अध्यक्ष? हाँ, होते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो बंदा है, जो है अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष है, क्या ये जीएसटी परिषद की हर बैठक में भाग ले सकता है? ध्यान दो, यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है इस अध्यक्ष के लिए। इस अध्यक्ष से कहा गया है कि आप हर बैठक में स्थायी, याद रखना, अस्थायी नहीं, स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। यानी कि हर बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य कौन होगा? ये जो अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष है, ये होगा। लेकिन होगा तो ये स्थायी सदस्य होगा, आमंत्रित सदस्य होगा, लेकिन वहां पर जब वोटिंग चलेगी, मतदान चलेगा किसी मुद्दे पर, क्या ये बंदा वोट डाल पाएगा? याद रखना, ये वोट नहीं देगा, वोट नहीं देगा। बस इतनी बातें हैं। इसी इन्हीं बातों को स्टेटमेंट बना के आयोग सवाल पूछ सकता है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो किसी भी उत्तर का आप दे लोगे जवाब, ठीक? किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे लोगे। अब आ जाओ वापस। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर तीसरे में चलो। थर्ड में क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ, किसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है? जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है घी को, ठीक है? और यहाँ पर अभी टैक्स स्लैब, जो दरें हैं वो घटाई गई हैं। जैसे अगर हम बात करें घी की, आपने मक्खन का नाम सुना होगा, या फिर पनीर, या फिर मिल्क शेक। इसकी जो दरें हैं वो 5% कर दी गई हैं, ठीक है? 5%, याद रखना। अब वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ, जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दोहरे कर आरोपण को रोकता है, यह उत्पादन पर कर से बचाता है, या फिर यह स्टार्टअप को कर से राहत प्रदान करता है, या फिर यहाँ उत्पादकों को रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहे मुझे बताओ, जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? याद रखो, ये दोहरे करारोपण को रोकता है, ठीक है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जीएसटी के बारे में सवाल। क्वेश्चन नंबर 5वें में आ जाओ। 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये लिखा है आईटीसी। आईटीसी, आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आईटीसी, ये शब्द लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछे तो बताओगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक? फिर लिखा है कि आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, और लिखा है शून्य रेटेड आपूर्ति। यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसकी पात्रता में कर योग्य आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति है। ये जो शब्द लिखा है ना, गैर कर योग्य आपूर्ति, ये गलत लिखा है, तो दूसरा गलत हो जाएगा।
केवल पहला सही होगा, केवल एक। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, 6 में आ जाओ। 6 को ध्यान से देखो। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है, ये सवाल पूछ रहा है। आंसर होगा वित्त मंत्रालय। अभी यहाँ से जो मैं बातें लिख रहा हूँ बहुत गंभीरता से समझना, और ये सारी बातें याद कर लेना, चूंकि आपसे एक मैच कराने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक, शुरुआत करें। देखो, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में एक बात तो तय है, अगर आपसे पूछे इसका निर्धारण कौन करता है, तो बता दो ये करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय इसका निर्धारण करता है। ये तो बात हो गई राजकोषीय नीति। चलो बताओ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? बताइए। आप बताओगे आरबीआई। ठीक है, मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। तो आरबीआई क्या अपने मन से कर देता है? इसके पास भी एक समिति है, आरबीआई के द्वारा होता है, लेकिन आरबीआई के अंतर्गत समिति है जिसे कहा जाता है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति इसके माध्यम से होता है। ठीक, मैच कराने के लिए पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर आओ, एक मैंने और लिखा, वित्त आयोग। ये क्या काम करता है? ये काम करता है केंद्र और साथ ही साथ राज्य, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय बंटवारे का, वित्तीय बंटवारा। तो एक तरफ इस प्रकार से लिख देगा और एक तरफ आपसे लिख देगा इनके काम। ठीक है, और कहेगा मैच कराओ। जैसे एक मैं शब्द और लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा योजना आयोग। हालांकि अब तो नहीं है, पहले क्या काम करता था? ये करता था पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 ईयर प्लान को तैयार करना, ये है योजना आयोग का काम। वित्त आयोग का क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय बंटवारा। और इसके अलावा मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति। और राजकोषीय नीति से संबंधित चीजें कौन बनाता है? तो इसका निर्धारण करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, एक वित्त वर्ष है, बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 1985-86, 1985-86। 1985-86 का वित्त वर्ष हुआ ये कि 1985-86 के वित्त वर्ष में बजट भाषण होता है। बजट भाषण हुआ इस वित्त वर्ष में, और बजट भाषण दे रहे थे हमारे वित्त मंत्री वीपी सिंह। उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे वीपी सिंह, गौर करते रहना। इन्होंने एक बात कह दी। क्या कही? इन्होंने घोषणा कर दी। घोषणा ये करी, काहे की एक नीति की घोषणा करी, उसे कहते हैं दीर्घकालीन, दीर्घकालीन राजकोषीय, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति। ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे कहेगा कि दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा ये कब हुई है? तो आप बताओगे 1985-86 के बजट भाषण में। किसने करी थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, वीपी सिंह ने। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब वापस आ जाओ, 6 के बाद चलते हैं हम 7 में। तत्ते 7 में चलो जरा और पढ़ो इसको। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी। कह रहे मुझे बताओ, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करना है। ठीक है, तो कौन होगा प्राधिकारी? इसका प्राधिकारी होगा वित्त मंत्रालय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अब जरा यहाँ पर आओ, वित्त मंत्रालय से एक बात याद रखो। कौन सी बात एग्जाम में पूछी जाती है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग काम करते हैं? देखो, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, के अंतर्गत आपसे पूछे कितने विभाग हैं, तो बताओगे 06। रट लो बिल्कुल ये बात। इसमें पहला विभाग कौन सा है? पहला विभाग ये है आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, दूसरा क्या है? इसको बोलते हैं व्यय विभाग। तीसरा कौन सा है? राजस्व विभाग। चौथा कौन सा है? यह है वित्तीय सेवा विभाग। इसके अलावा पांचवा, इसको बोलते हैं वित्तीय विनिवेश विभाग। और छठा कौन सा है? इसको बोलते हैं सार्वजनिक उद्यम विभाग। ये हैं 6। इन 6 को याद रखना। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं है? तो यहाँ से 4 उठा लेगा और एक अपने मन से बना देगा। ठीक है,
तो कंफ्यूज मत होना, भूलना नहीं। अब वापस आ जाओ। 7वें के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ, निम्नलिखित में से कौन-सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? जैसे ये सवाल बना दिया। तो मैंने अभी आपको बताया था व्यय विभाग है, राजस्व भी है, आर्थिक मामला भी है, लेकिन बैंकिंग विभाग मैंने कहीं नहीं लिखा है? तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कहीं मैंने बैंकिंग विभाग नहीं लिखा है। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? और आगे बढ़ें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है वित्तीय। वित्तीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वित्तीय नीति का संबंध किससे है ये पूछ रहा है। तो मुद्रा की उस मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। वित्तीय नीति की बात हो रही है ना, तो यहाँ मुद्रा नहीं आएगा। मौद्रिक नीति की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है वित्तीय नीति की। तो कर लगाना, शासन के व्यय से संबंधित नीति, हाँ, ये बात सही हो जाएगी। चूँकि सरकार के अंडर में आती है, अर्थात यहाँ पर लिखा है शासन के व्यय से संबंधित नीति, यही सही हो जाएगा। शेयर बाजार को नियंत्रित करती है, ये गलत हो जाएगा। देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी गलत है। देख लो इसमें, 2-3 बातें समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा, सवाल पूछा गया है आपसे वित्तीय नीति के बारे में, या हम इसे ही कह सकते हैं राजकोषीय नीति, ठीक है? वित्तीय नीति कह लो या फिर राजकोषीय नीति हम कह सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि ये किससे संबंधित होती है? क्या ये मौद्रिक नीति से संबंधित होती है? ध्यान दो, यह यह सरकार से संबंधित नीति है, संबंधित नीति है। याद रखना, इस नीति में क्या-क्या शामिल होता है? इस नीति में क्या-क्या शामिल होता है? तो आप बताओगे इसमें इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। जैसे चूँकि सरकार से संबंधित है, तो सरकार की आय, है ना? इसके अलावा व्यय, इसके अलावा सार्वजनिक सार्वजनिक ऋण, इसके अलावा ये संबंधित होती है हीनार्थ प्रबंधन से। हीनार्थ प्रबंधन ये क्या होता है? इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है। आपसे पूछेगा, ये जो राजकोषीय नीति है, इसके 3 महत्वपूर्ण आयाम बता दो, या 3 महत्वपूर्ण अस्त्र कौन से होते हैं? तो याद रखो, एक होता है करारोपण, दूसरा होता है सार्वजनिक सार्वजनिक व्यय, और तीसरा होता है सार्वजनिक ऋण ऋण, ठीक है? ये तीनों याद रखो, सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 9 की। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 10 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ये पूछ रहा है। तो सार्वजनिक व्यय, ये मैंने अभी आपको बताया था। करारोपण भी बताया था, है ना? 3 अस्त्र बताए थे ना? करारोपण हो गया, व्यय हो गया और ऋण हो गया। इसके अलावा हीनार्थ प्रबंधन, ये सारे के सारे मैंने आपको बताए थे। तो ये सारे हो जाएँगे, ब्याज दर यहाँ पर गलत होगा। 10वें का बी ऑप्शन। 10 के बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसको ध्यान से देखो। कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? तो ये कीन्स महोदय हैं, प्रोफेसर कीन्स महोदय। इनकी एक पुस्तक भी है जिसको कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनकी पुस्तक है। चलो भाई, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलो। कह रहा है मुझे बताओ, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? आर्थिक मंदी आ गई है, तो ऐसी स्थिति में आप कर की दरों में कटौती करेंगे, कटौती के साथ-साथ ब्याज दर में वृद्धि करेंगे क्या? या फिर सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना चाहेंगे? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी पार्ट, बी ऑप्शन, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। 13 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि भारत में बजट का जो राजस्व अनुमान है, वो तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओ जरा। अभी मैंने आपको बताया था 6 विभागों के बारे में, ये बताया था वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसमें 6 विभाग हैं।
एक विभाग है जिसको बोलते हैं आर्थिक कार्य विभाग। इसके बारे में 2-3 बातें समझ लो, यहाँ पर आओ। आर्थिक, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। आर्थिक कार्य विभाग, ये क्या है? ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है, ठीक है? या हम कहें विभाग है। तो अब सवाल ये आता है कि ये काम क्या करता है? यहाँ से सवाल आप ध्यान रखना। ये जो काम मैं लिख रहा हूँ, इसको याद कर लेना। ये संघीय बजट संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करता है। उसे संसद में पेश करना, ये इसकी ज़िम्मेदारी होती है। ये आप रट लो, सवाल पूछा जाता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करना, ये किस विभाग की ज़िम्मेदारी होती है? आप बताओगे आर्थिक कार्य विभाग की। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है? और एक बात और समझो, अब आ जाओ, एक शब्द आपने और पढ़ा होगा, सरकार हर वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण निकालती है। आर्थिक सर्वेक्षण से भी एक सवाल पूछा जाता है। आपसे कहेगा मुझे बताओ आर्थिक सर्वेक्षण, इसे तैयार कौन करता है? तैयार करना या फिर आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करना, ये सारी की सारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो वित्त मंत्रालय निभाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा ये ज़िम्मेदारियाँ निभाई जाती हैं, ठीक है? तो बस इतनी सी बात और याद रखो। इसमें देश के जो विगत वर्ष हैं, उन विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। तो यहाँ से एक ही सवाल पूछता है, आर्थिक सर्वेक्षण ये तैयार करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? नीचे लिखेगा आरबीआई की या फिर वित्त मंत्रालय की, या फिर और भी ऑप्शन डाल सकता है। तो आंसर होगा आपका वित्त मंत्रालय। यहाँ तक बात समझ गए? देखो, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलो। 14 को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि सूची 1 और सूची 2, इसको सुमेलित करो। एक तरफ प्रकाशक है, दूसरी तरफ प्रकाशन है। यानी कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो सबसे पहले करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट के पास चलोगे तो मिलेगा आंसर आपको आरबीआई, ठीक है? यानी सी का हो जाएगा पहला। अब यहाँ पर लिखा है आर्थिक समीक्षा, अभी मैंने आपको बताया था आर्थिक समीक्षा ये किसकी जिम्मेदारी है? वित्त मंत्रालय की, तो डी का हो जाएगा दूसरा। अब यहाँ लिखा है थोक मूल्य सूचकांक, ये कौन करेगा? इसको मिला दो आप उद्योग मंत्रालय से, ठीक है? ए का हो जाएगा 3, बचा है 4, तो 4 को मिला दो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय से, बस मैच करा देना। और आगे बढ़ो, कह रहा है बजट एक लेख पत्र है। बजट एक किसका लेख पत्र है? सरकार की मौद्रिक नीति का? गलत है। सरकार की वाणिज्यिक नीति का? गलत है। सरकार की राजकोषीय नीति का सही होगा। याद कर लो, बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है, भूलोगे नहीं, ठीक है? जरा बजट के पास चलो। बजट, इसे हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। आपसे पूछे बजट संबंधित है किससे, तो ये बात याद कर लो, ये संबंधित है सरकार की राजकोषीय नीति से, ठीक? ये सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। अब यहाँ पर एक बजट का नाम आपने सुना होगा, इसे कहते हैं ज़ीरो बेस बजट, जिसे कहते हैं आधारित शून्य आधारित बजट। इसके बारे में आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर 3-4 बातें मैं लिख रहा हूँ, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो भाई, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, आपसे पूछेगा ये जो शून्य आधारित बजट है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग ये किसने और कब किया? 1973 में किया गया था, और ये किया था जिमी कार्टर ने। जिमी कार्टर, इन जनाब का नाम याद रखना, पूछा जाता है। जिमी कार्टर ने किया था, और ये जो बंदा है जिमी कार्टर, ये अमेरिका में एक प्रांत है जिसको बोलते हैं जॉर्जिया। जॉर्जिया का ये गवर्नर हुआ करता था, ठीक? तो सबसे पहले इस्तेमाल किया है इसने। लेकिन अगर आपसे एक सवाल ये पूछ दे कि ये जो ज़ीरो बेस बजट है, जिसे कहते हैं शून्य आधारित बजट, इसका प्रवर्तक कौन है? इसका प्रवर्तक है, इसका नाम है पीटर ए आयर, ये साहब हैं इसके प्रवर्तक। अच्छा भाई, ये तो बात हो गई विदेशों की। अब आ जाओ भारत में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई है? भारत में इसकी शुरुआत तो बताओगे 1986-87 वित्त वर्ष से ज़ीरो बेस बजट की भारत में शुरुआत होती है, ठीक है?
और ये जो 1986-87 में हुई थी, ये उस समय सभी मंत्रालयों में इसकी शुरुआत हुई थी। सभी मंत्रालय में इसकी शुरुआत हुई व्यापक रूप से। लेकिन एक सवाल और पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भारत में पायलट रूप से इसकी शुरुआत कब से हुई? यानी सबसे पहले ये वर्ष है 1983। 1983 में एक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। कहते हैं कि सबसे पहले इसी विभाग में ज़ीरो बेस बजट को लागू किया गया था। लागू किया गया सबसे पहले, फिर इसके बाद सभी मंत्रालयों में 1986-87 से चालू कर दिया गया था। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो हमारी? चलो भाई, इतनी बातें आप याद रखो, ये 4 बातें हैं। एक बात, दूसरी, तीसरी और ये है चौथी। ठीक है? आगे बढ़ें, वापस आ जाओ। 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? और चलो 16 की तरफ। 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कर लो भाई। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर भी बता दो, बता दो। पढ़ो, पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहा है भारत में शून्य आधारित बजट प्रवर्तित किया गया है। हाँ, बिल्कुल किया गया है। शून्य आधारित बजट तकनीकी के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है। देखो, इसमें प्रत्येक योजना को शून्य से प्रारंभ मानकर पुनः समीक्षा की जाती है जीरो बेस बजट में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलो। 17 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है। कौन सा स्रोत नहीं है सार्वजनिक आगम का, है ना? आयकर तो है, सार्वजनिक ऋण भी है, वैल्यू एडेड भी है और सहायकी नहीं है। सहायकी बोलते हैं सब्सिडी को। सब्सिडी, ये गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। अर्थात गलत का मतलब ये सही हो जाएगा। 18 में आ जाओ। 18 क्या कह रहा है? 18 में कहा गया है कि मुझे बताओ निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ब्याज प्राप्तियां करी जाती हैं, कर प्राप्तियां भी ठीक है। सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश भी ठीक है। अल्प बचतें गलत हो जाएगा। अल्प बचत, ठीक है। ये जो अल्प बचत है ये पूंजी खाते की प्राप्तियों में शामिल की जाती है। ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ये जो 3 लिखे हैं, ब्याज प्राप्तियां हो, कर प्राप्तियां हो या फिर लाभांश हो, ये 3 के तीनों ये शामिल होते हैं केंद्रीय बजट के राजस्व खाते की प्राप्तियों में। बात समझ पा रहे हो? ये राजस्व बचत के खाते में यहाँ पर जाएंगे और जो अल्प बचत है ये जाएंगे पूंजी में, पूंजी खाते की प्राप्तियों में। 19 में आ जाओ। 19 में क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। कह रहा है कि किसको या किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? सवाल सिंपल है। कह रहा है मुझे बता दो किनको-किनको सड़क, इमारत, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय को, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण को पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। और यहाँ पर दे रहा है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम। ये तीनों सही हो जाएंगे यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3। पूंजी बजट। पूंजी बजट में इसमें शामिल क्या होता है? जैसे ये लिखा है पूंजी बजट। आमतौर पर पूंजी बजट में शामिल होता है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। ये दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें एक ईयर याद रखना। ये सवाल आपसे पूछ सकता है 2017 और 18। 2017-18 में क्रांतिक परिवर्तन हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था में। क्या? इसमें जो योजनागत व्यय और साथ ही साथ गैर योजनागत व्यय, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, इसे समाप्त कर दिया गया है या हम कहें इसका विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब वापस आ जाओ। 19 के बाद 20 में चलो। 20 क्या कह रहा है? 20 में कहा गया है कि मुझे बताओ केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्याज ब्याज भुगतान पर होता है, सॉरी, व्यय ब्याज भुगतान इन पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है या फिर व्यय कृषि पर होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 का ए। 21 में देखो क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? आंसर हो जाएगा 2017। रट लो ये बात। अब यहाँ पर आओ जरा।
एक वित्त वर्ष के बारे में बहुत सारी बातें हैं, आपको बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 2017 की। देखो, 2017 में क्या हुआ? या आप ऐसे देखो, बजट 2017-18 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर 3 प्रमुख सुधार किए गए। अब ये जो मैं सुधार लिखने जा रहा हूँ, इन तीनों को याद रखना। कौन-कौन से 3 प्रमुख सुधार किए गए हैं? पहला सुधार हुआ ये कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता था, बजट प्रस्तुतिकरण, ये प्रस्तुतिकरण अब 1 फरवरी से होने लगा, 1 फरवरी से, ठीक है? दूसरा इसमें बड़ा सुधार ये किया गया, जो रेल बजट था, रेल बजट, इसे आम बजट में शामिल कर दिया गया। आम बजट में इसे शामिल कर दिया गया। ये तीनों बातें याद रखना, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। बजट 2016 सॉरी 17-18 में 3 प्रमुख सुधार होते हैं। पहला सुधार, 1 फरवरी से अब बजट पेश होगा। रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया और जो तीसरा महत्वपूर्ण सुधार था, वो था योजनागत वाला। योजनागत और गैर योजनागत, जो योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण का विलय कर दिया गया। ठीक है? या हम कहें समाप्त कर दिया गया। बस ये 3 क्रांतिक परिवर्तन याद रखो। तीनों सवाल पूछे जाते हैं कि ये बताओ इनमें से, जैसे यही पूछ देगा कि रेल बजट आम बजट में कब शामिल हुआ, या फिर योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया, या फिर पूछ देगा कि बजट प्रस्तुतिकरण 1 फरवरी से कब चालू हुआ। तो ये है 2017-18 में। यहाँ तक बात समझ गए? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ें? अब चलो थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद चलते हैं 22 में। 22 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन-सा है? सबसे महत्वपूर्ण जो मद है वो है ब्याज अदायगी। सबसे ज़्यादा ये है, ठीक है? अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, 23 में कह रहा है कि केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद कौन-सी है? बस यही है, ब्याज अदायगी। रट लो ये सारी बातें। और 2026 का जो मैंने बजट पढ़ा है, वहाँ पर ये सारी बातें, डेटा भी आपको बताया हुआ है। 24 में आ जाओ। कह रहा है संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटा और आगम घाटा। अब यहाँ आपको करंट अफेयर देखना पड़ेगा। जो मैंने बजट कराया है, उसमें थोड़ी-सी बातें वहाँ से उठाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, बजट 2026-27 के अनुसार कुछ डेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये डेटा आपको रटा होना चाहिए, ठीक है? बजट 2026-27 के अनुसार अगर आपसे पूछे, यहाँ पर आपसे 4 सवाल पूछेगा। पहला सवाल पूछ सकता है, दूसरा आयोग पूछ सकता है, तीसरा और चौथा। आपसे पूछेगा बजट 2026-27 के अनुसार मुझे बताओ राजस्व घाटा ये कितना है? तो आप बताओगे 1.5%। रट लो चीज़ें बिल्कुल। फिर आपसे पूछेगा मुझे बताओ बजट 2026-27 के अनुसार प्रभावी प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? तो आप क्या बताओगे? 0.3%। फिर अगर आपसे पूछे मुझे बताओ बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है? तो क्या बताओगे? आप बताओगे 4.3%। फिर अगर आपसे पूछे बजट 2026-27 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना है? तो क्या बताओगे? 0.7%। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? तो ये तो बात हो गई बजट 2026-27 की। 26-27 के आधार पर राजस्व घाटा 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%, राजकोषीय घाटा 4.3% और प्राथमिक घाटा 0.7%। अब इसमें ऐसे पूछेगा सवाल आपसे, ये 4 दे दिए और कहेगा इनको घटते हुए क्रम में लगा दो। तो सबसे कम कौन-सा है? ये 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा और ये चौथे नंबर पर। यानी सबसे कम प्रभावी राजस्व घाटा, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद राजस्व और सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा। आपसे सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि मुझे बताओ इन घाटों में सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है? तो राजकोषीय घाटे का होता है। ठीक है? यही तो पूछ रहा था आपसे यहाँ पर देखो। कह रहा है कि इसको
घटते हुए सही क्रम में लगा दो। ये लिखा है राजकोषीय, प्रारंभिक राजकोषीय और आगम घाटा, इनको मैच कराओ। तो इसमें आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा राजकोषीय घाटा, है ना? घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, तो ये आ जाएगा इसके बाद, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर होगा और ये होगा तीसरे नंबर पर, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? और आगे बढ़ो। कह रहा है मुझे बताओ राजकोषीय घाटा, ये लिखा है। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है? राजकोषीय घाटा बराबर क्या? ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार फिर से देखो। कह रहा है कि राजकोषीय घाटा ये क्या है? राजकोषीय घाटा इक्वल टू होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, या फिर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, या फिर पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण, या फिर बजटीय घाटे का योग और साथ ही साथ सरकार का बाजार ऋण और दायित्व, यही सही हो जाएगा। दरअसल जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें बजटीय घाटा और सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं शामिल होती हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें राजस्व प्राप्तियां, ऋण से प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियों में से कुल व्यय इसमें घटाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। फार्मूलेज को आपको याद करना पड़ेगा, जो मैं आपको शीट दूंगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले लिखे होंगे। ठीक है, तो इसकी जो मैं शीट प्रोवाइड करूंगा डिटेल डिस्कशन वाली, उसको आप लोग जरूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आ जाओ 26 में। 26 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि मुझे बताइए राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या है? अभी अभी मैंने बताया था राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है, कुल व्यय में राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली, विनिवेश से प्राप्तियां, इन सबको घटा दीजिए। ये ऑप्शन सही हो जाना चाहिए 26 का। 26 का ए। अब आ जाओ 27 में। 27 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ ये समीकरण लिखे हैं, इनमें से सकल राजकोषीय घाटे का सूत्र कौन सा है? क्या सही होगा? सकल राजकोषीय घाटा में प्राथमिक घाटा और विदेशों से प्राप्त शुद्ध उधार, इनको जोड़ने पर प्राप्त होता है, या फिर सकल राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा देने से, या सकल राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है राजस्व घाटे और पूंजी व्यय को जोड़कर, या फिर सकल राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है शुद्ध घरेलू उधार और आरबीआई से उधार और विदेशी उधार से प्राप्त धनराशि। तो यही सही हो जाएगा डी ऑप्शन 27 का। इसके अलावा 28 में आ जाओ। 28 में कह रहा है कि मुझे बताओ अगर हम सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दें तो क्या बचेगा? एक फार्मूला यहाँ से जो लिखे हैं उनमें से एक फार्मूला जैसे ये मैं लिखता हूँ। देखो मैंने लिखा, जस्ट वेट, क्या कह रहा है? सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए, है ना? ये कह रहा है। अर्थात अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक फार्मूला, इस फार्मूले पर ध्यान देना, मैंने लिखा प्राथमिक घाटा इक्वल टू प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा, और इसमें से घटा दिया हमने ब्याज भुगतान। ठीक है, हमने क्या घटा दिया? ब्याज भुगतान। अब एक काम करो, ये फार्मूला लिख दिया है। अब कह रहा है कि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को अगर निकाल दिया जाए, अवशेष क्या बचेगा? सकल राजकोषीय घाटे में से, ये सकल राजकोषीय घाटा है, इसमें से ब्याज भुगतान को अगर निकाल दें हम, हमने ये हटा दिया, हटा दो इसको, या हम कहें इसको हमने शून्य कर दिया, तो ये क्या बचेगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा प्राथमिक घाटे के। यही तो कह रहा है। तो क्या बचेगा? बचेगा प्राथमिक घाटा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि प्राथमिक घाटा प्राप्त करना है, याद कर लो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। यदि क्या करना है? यदि प्राथमिक घाटा प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा कि राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी ब्याज अदायगी को घटा दें। ठीक है, फिर से समझो, मैंने कहा अगर प्राथमिक, जैसे जस्ट वेट यहाँ पर आओ, अगर प्राथमिक घाटा प्राप्त करना है, ये है प्राथमिक घाटा, अगर आपको ये प्राप्त करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाना होगा। राजकोषीय घाटा लिया आपने, उसमें से अगर आप ब्याज अदायगी घटाते हो तो क्या मिलेगा? प्राथमिक घाटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? क्लियर हो गई बात? अब एक काम करते हैं, ये राजकोषीय घाटे को हम यहीं रखते हैं, ठीक है, और ब्याज भुगतान को इधर ले आते हैं। ये वही वाला फार्मूला है जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी इक्वल टू बी माइनस सी, या हम कहें डी माइनस सी।
अब एक काम करते हैं, अगर डी की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सी को इधर ले आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, अगर डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको राजकोषीय घाटा निकालना है तो ब्याज भुगतान को इधर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड। आंसर बन जाएगा राजकोषीय घाटा बराबर, गौर करते जाना, राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा, और प्राथमिक घाटे से क्या जुड़ जाएगा, ये प्राथमिक घाटा है और ब्याज इधर ले आ रहे हो तो ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा ब्याज भुगतान। ठीक है, बात समझते जाना। अर्थात राजकोषीय घाटा अगर आपको निकालना है तो प्राथमिक घाटे में क्या जोड़ दो, ब्याज भुगतान जोड़ दो। अब आगे देखो, यहाँ पर आ जाओ, देखो सवाल नंबर 29 में चलो, 29 को ध्यान से देखो, कह रहा है कि अगर प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल करना है, यह है प्राथमिक घाटा, इसमें आपने क्या शामिल कर दिया, ब्याज भुगतान, तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया राजकोषीय घाटा। ठीक है, आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में और बहुत सिंपल है, अगर आपको फार्मूले पता है तो सब कुछ आसान है। जैसे यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखो, 30 में सॉरी, कह रहा है यदि प्राथमिक घाटा हम शून्य करते हैं, उधार की राशि क्या होगी। देखो इसी फार्मूले में शून्य करो, एक मिनट, क्या किसको शून्य करा रहा है, प्राथमिक घाटे को शून्य करा रहा है। ठीक है, ये प्राथमिक घाटा है, इसकी जगह शून्य कर दो, शून्य प्लस ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान ऐसे लिख सकते हैं, बराबर क्या था, बराबर था राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। अब जब जीरो इसमें जोड़ोगे तो जीरो जोड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा दो। अगर यहाँ पर प्राथमिक घाटा जीरो हो गया तो फिर ब्याज भुगतान किसके बराबर हो जाएगा, राजकोषीय घाटे के। आ जाओ, प्राथमिक घाटा को अगर शून्य कर दिया तो ब्याज भुगतान यानी उधारी की राशि किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर हो जाएगी। ये आप सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो, क्लियर होगी बात, तो सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 31 में। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 से पहले एक बात और समझते हैं, यहाँ पर आओ जरा, एक बात और समझते हैं। देखो एक कंडीशन में लिख रहा हूँ, मान लेते हैं जब जब राजस्व व्यय, ये राजस्व आय से ज्यादा हो, ज्यादा हो, ये जो राजस्व व्यय है अगर वो राजस्व आय से ज्यादा हो जाए तो जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो ये जो अंतर होगा यही अंतर राजस्व घाटा होगा। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, तो ये अंतर राजस्व घाटा होगा, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 31 में कह रहा है कि राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। तो यहाँ भी एक फार्मूला याद रखो, देखो एक फार्मूला में लिखता हूँ, फार्मूला में लिखता हूँ प्रभावी राजस्व घाटा का, इस फार्मूले को रट लो, प्रभावी राजस्व घाटा। ये सारे फार्मूले हम शीट में आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो डोंट वरी। तो ये फार्मूला है, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा माइनस माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान, सृजन से संबंधित अनुदान। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजस्व घाटे में से पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर, यही तो कह रहा है राजस्व घाटे में से, देखो राजस्व घाटे में से किसको घटा रहे हो आप घटा रहे हो पूंजी संपत्ति के सृजन से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है प्रभावी राजस्व घाटा। ये फार्मूला याद होना चाहिए, अर्थात आंसर हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, अब ये जो प्रभावी राजस्व घाटा लिखा है, यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है, आपसे कहेगा कि ये कॉन्सेप्ट कब आया, प्रभावी राजस्व घाटा की धारणा ये कब आई मार्केट में, धारणा ये आई है 2011-12 में, रट लो इसको बिल्कुल, इसकी अवधारणा कब आई है, 2011-12 में। अब वापस आ जाओ, 31 के बाद चलो चलते हैं 32 में, 32 को ध्यान से देखो, कह रहा है संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है।
कर आगम से, घरेलू उधारों से या फिर विदेशी उधारों से? किससे की जाती है? घरेलू उधारों से। चौथा ऑप्शन क्या दिया है? कागजी मुद्रा छापकर नहीं। आंसर यही होगा, घरेलू उधारों से। ठीक है, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किससे की जाती है? आप बताओगे, घरेलू उधारों से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। इसको ध्यान से पढ़ो। यहाँ से 3-4 सवाल आपके बनाए जा सकते हैं, आयोग बना सकता है। तो इसलिए कथन और कारण और इसके बाद जो मैं यहाँ पर डिटेल में चीजें लिखूंगा उनको आपको ध्यान देना है। कथन और कारण कह रहा है कि हीनार्थ प्रबंधन। सबसे पहले तो ये शब्द जो लिखा है इसको समझो, इसको समझो। यहाँ पर मैं अभी समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लो। हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रास्फीति हो जाएगी तो हाँ ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति इनकी तुलनाओं में, सेवाओं की तुलनाओं में अधिक हो जाती है। हाँ, ये भी बात सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जरा ये शब्द देखो, हीनार्थ प्रबंधन, ये मतलब क्या है? मैंने लिखा हीनार्थ प्रबंधन। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, इसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कह सकते हैं। अब सवाल ये आया कि हीनार्थ प्रबंधन यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग में होता क्या है? होता ये है कि इसमें जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सरकार, वो सरकार आरबीआई से ऋण लेती है, ऋण लेगी। या फिर एक काम और कर सकती है सरकार, सरकार आरबीआई से ऋण ले सकती है, या फिर सरकार ये जो घाटा हुआ है, या हम कहें घाटे की पूर्ति के लिए, घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छाप सकती है, छाप सकती है। ठीक है, ये बातें याद रखना। हीनार्थ प्रबंधन में होगा क्या, ये कंडीशंस हैं, ये घटना घटती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग में ये सरकार आरबीआई से घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लेती है या फिर नए नोट छाप सकती है। अब मुझे एक बात बताइए, नए नोट छप गए और ये नए नोट जाएंगे कहाँ पर? ये जाएंगे बाजार में। ठीक है, अगर ये बाजार में पहुंच गए तो पैसा फ्लो ज्यादा हो जाएगा बाजार में पैसे का। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भैया मुद्रास्फीति की संभावना बनेगी, मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ेगी। ये बड़ा शानदार सवाल आपसे पूछा जाता है आयोग के द्वारा। मुझे बताओ, हीनार्थ प्रबंधन में क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है? एक ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, बस यही की पॉइंट पकड़ लो, रट लो ये चीज, कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो मुद्रास्फीति की संभावना बनेगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये शब्द लिखा है हीनार्थ प्रबंधन, इसे एक नाम दिया जाता है, इसका अन्य नाम क्या है? इसे कहा जाता है घाटे की घाटे की वित्त व्यवस्था। इसे घाटे की वित्त व्यवस्था भी कहा जाता है, बस इतनी बात याद रखो। अब आ जाओ क्वेश्चन में। ये बात आप समझ पाए हो? हीनार्थ प्रबंधन यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, अर्थात इसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीआई से सरकारें ऋण मांगती हैं या फिर घाटे की पूर्ति के लिए नोट छापना पड़ता है इसमें। तो फिर अगर नोट ज्यादा छापेंगे तो फिर बाजार में नोट जाएगा, इससे क्या होगा? इससे मुद्रास्फीति की संभावना बनती है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है सवाल। अब यहाँ पर आ जाओ, कह रहे हैं मुझे बताओ इससे मुद्रा की आपूर्ति। हाँ, ये तो ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो 34 में कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था। ये घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या लिखा था? आ जाओ क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा मैंने, घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या है? हीनार्थ प्रबंधन। और हीनार्थ प्रबंधन का संबंध किससे है? मुद्रास्फीति के बढ़ने से। बस दिमाग लगाना थोड़ा सा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब मुझे बताओ, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नोट छापे जा रहे हैं तो बाजार में नोटों का प्रचलन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ढूंढो, क्या है ये ऐसा कहीं? करों में कमी, गलत है। मजदूरी में बढ़ोतरी, गलत है। मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी, बिल्कुल। आंख बंद करके लगा दो और क्वेश्चन नंबर 35 में चल दो। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आप समझ पा रहे हो? अब सिंपल है अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो। अब आ जाओ 35 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? कौन अपने प्रभाव में मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? सार्वजनिक ऋण की चुकौती, गलत है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए आम जनता से उधार, गलत है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार, गलत है।
चौथे को पढ़ो। डी ऑप्शन को पढ़ो। कह रहा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। को समझ समझ पा रहे हो? नई मुद्रा का सृजन जब होगा तो मार्केट में मुद्रा बढ़ेगी। बढ़ेगी तो मुद्रा स्फीति का कारण हो सकता है। बस यही आंसर हो जाएगा। यही चीजें तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। नोट छापा गया, मार्केट में पैसा बढ़ गया, मुद्रा स्फीति की संभावना बढ़ गई। ठीक, तो 35 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो एक दूसरे से रिलेटेड है क्वेश्चन। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें आसान हैं। इकोनॉमिक्स वैसे भी आसान है। अब यहाँ पर आओ, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था ये किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ये लिखा है, इस की पॉइंट को पकड़ो। इसी की पॉइंट को मैंने अभी आपको बताया था, घाटे की वित्त व्यवस्था। पकड़ पाए? यही तो लिखा है, घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक, हीनार्थ प्रबंधन। क्या हो रहा है हीनार्थ प्रबंधन में? मुद्रास्फीति बढ़ रही है, नोट छापे जा रहे हैं, आरबीआई से ऋण लिया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो अब इसी प्रकार का ऑप्शन ढूंढो क्या लिखा है। किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक विकास के लिए, भाई पैसा लिया जाएगा तो फिर आर्थिक विकास के लिए काम किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 37 में। ठीक है, पढ़ो जरा 37 को। 37 में क्या कह रहा है? 37 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथन दिए हैं, इन पर विचार करो थोड़ा सा। कथन और कारण दिए हैं। भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है। बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज सहायता की मात्रा अधिक रही है क्या? इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। रुको जरा। पहला तो सही है, ये तो बात ठीक है। इसको पढ़ो कारण को। कह रहा है भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज सहायता। ये जो राज सहायता है, क्या कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में अधिक रही है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा तो हुआ ही नहीं है। अगर हुआ होता तो हमारे यहाँ अकाल वगैरह ये सारी संभावनाएं काहे देखने को मिलती। आर गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब आ जाओ 38 में। 38 में कह रहा है कि मुझे बताओ, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना, ये कौन सी कटौती है? इसे कहते हैं नीति कटौती। यहाँ पर 3 कटौतियां मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 कटौतियां लिख रहा हूँ और ये तीनों कटौतियां आपको ध्यान रखना है। देखो, कटौती प्रस्ताव के कटौती प्रस्ताव के 3 रूप। कटौती प्रस्ताव के 3 रूप कौन कौन से? पहला रूप, दूसरा रूप और यह है तीसरा रूप। एक तो है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, यहाँ बस की पॉइंट याद करने हैं, जो मैं लिख रहा हूँ वही की पॉइंट्स आपको फोकस करना है वहां पे। दूसरी आप लिखोगे मित व्ययिता, मित व्ययिता कटौती। और तीसरी लिखोगे आप, इसे कहते हैं सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती। ठीक है, ये कटौती प्रस्ताव हैं। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव, मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव जैसे ही आ जाए, आप तुरंत दिमाग लगाओगे कि यहाँ पर जो प्रस्तावक है वो कह रहा है कि अनुदान मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। 1 रुपया कर दिया जाए। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव का संबंध किससे है? 1 रुपए से। बस ये की पॉइंट याद करो। ठीक, मित व्ययिता कटौती में क्या कहा जाता है प्रस्तावक के द्वारा? यहाँ कहा जाता है कि मांग की राशि में कुछ रुपए कम करो। यहाँ कोई रुपए निर्धारित नहीं है, यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ रुपए कटौती मतलब कम करो, कुछ रुपए कम करो। ये की पॉइंट याद रखोगे। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में क्या कहा जाता है प्रस्तावक के द्वारा? यहाँ कहा जाता है कि मांग की राशि 100 रुपए कम करो, अर्थात ये 100 रुपए से संबंधित है। 100 रुपए कटौती, बस इतनी बातें याद रखो। नीतिगत में 1 रुपया, मितव्ययिता में रुपए निर्धारित नहीं है, सांकेतिक में 100 रुपया। अब यहाँ पर क्या कह रहा था? कह रहा था कि 1 रुपया बस नीतिगत में। आंसर होके चले आओ। ठीक है, चलो 39 में। जरा मुझे बताओ, लेखानुदान बना होता है। ये लेखानुदान की आवश्यकता किसमें होती है? आमतौर पर बजट पारित होने के बाद सरकार के जो संचालन की निरंतरता है, वो सुनिश्चित बनी रहे, उसके लिए होती है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? टैग की रिपोर्ट गलत है, अप्रत्याशित व्यय भी गलत है।
बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आओ जरा, यहाँ पर आओ। एक बात मैं आपको बताता हूँ। बजट में निष्पादन बजट का नाम आपने सुना है? हालांकि पॉलिटी की क्लास में सारी बातें मैंने आपको बताई हैं थ्योरी बैच में, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ आपको। निष्पादन बजट की अवधारणा। ठीक है, निष्पादन बजट की अवधारणा। यहाँ से दो बातें याद रखो। ये अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर आई, अर्थात इसका पहला प्रयोग, निष्पादन बजट का पहला प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका में। अमेरिका में कृषि क्षेत्र में। अमेरिका में कृषि क्षेत्र में। फिर मुझे बताओ, इससे संबंधित कोई आयोग था क्या? हाँ, इसको बोलते हैं हूवर आयोग। हूवर आयोग 1949 में इसी से संबंधित है, निष्पादन बजट से संबंधित। आपसे कहे निष्पादन बजट से संबंधित कौन सा आयोग है? हूवर आयोग। अच्छा, एक बात और याद रखो, मैंने लिखा तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली। ट्रेजरी बिल प्रणाली, यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, मुझे बताओ, इस प्रणाली को आजकल समाप्त कर दिया गया है क्या? हाँ, 1997 में 31 मार्च को इसको समाप्त कर दिया गया था। इसको भी याद रखो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में कह रहा है कि मुझे बताओ, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो इसके लिए समितियां होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सारी समितियां मैंने आपको बताई हैं। चूंकि बजट का हिसाब किताब करना है तो फिर पीएसी काम करेगा, सार्वजनिक लेखा समिति। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कहाँ से होते हैं, लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं, सारी बातें याद रखो आप। तो 40 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये 40 क्वेश्चंस हैं, और बजट के अवयव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है आज? राजकोषीय नीति, राजस्व नीति और बजट के अवयव। इसी के आगे यानी 40 क्वेश्चन तक आज हमने डिस्कस कर लिए। 41 नंबर से हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।